their life on the earth, that is called the life process। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे है उसको कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन करना पड़ता है अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, और उस पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को ही लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। लाइफ प्रोसेस में जो पहला लाइफ प्रोसेस आपके पास आएगा वो आएगा न्यूट्रिशन। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? खाना खाएगा। द ऑर्गेनिज्म हैव टू ईट फूड, और मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट हो सकता है। दैट में बी आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, और दैट में बी हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट में बी सिंपल मूड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट में बी कॉम्प्लेक्स मूड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इंडिकेट्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ energy is required, and that energy is completed by the living organism with the help of the food। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। और एनर्जी कहां से पूरा होगा? जब फूड हमें मिलेगा। अगर फूड हमारे पास नहीं होगा तो एनर्जी डेट मीन्स कॉल्ड नहीं ऑब्टेन हो पाएगा। तो पहला न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mood of nutrition is that type of nutrition in which an organism intakes their food itself और prepare their food itself। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। जब सनलाइट होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उस फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी का कुछ पार्ट रूट, शूट, स्टेम, फ्रूट में इकट्ठा होता है, उसको हम लोग खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। एक्चुअली होता क्या है कि वी आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, और हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। द फूड इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, सो द कॉम्प्लेक्स फूड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, और सिंपलर वन में ब्रोक डाउन करने के लिए इज स्पेशली हमारे पास जो कंसेप्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ए मेथड बाय विच द फूड इज जस्ट गोइंग टू ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर फॉर्म। फूड जो होता है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन किया गया है, उसे इज स्पेशली रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब एनर्जी बन चुका है, अब एनर्जी को ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाना है, और ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाने के लिए आपके पास तीसरा जो लाइफ प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। यानी फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड मटेरियल को वन पार्ट से दूसरे पार्ट में दैट मींस कॉल्ड सेंड आउट किया जाता है। दैट टाइप ऑफ द मेथड इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टरी चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के माध्यम से फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगला जो होता है उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल को पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमूव नहीं करोगे तो बॉडी टॉक्सिक बन जाएगा, और बॉडी टॉक्सिक बन जाएगा तो बॉडी के ऑर्गन्स डेड करने चालू कर जाएंगे, बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा टाइमली यूरिनल जो होता है रिलीज करना जरूरी होता है। अगर टाइमली यूरिनल रिलीज नहीं किया जाता है तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बन जाता है। स्वीट पसीना आना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में हम पानी बहुत पीते हैं और साल्ट बनता है बॉडी के अंदर, वो सलाइन बाहर निकलना चाहिए। ये सब क्या है? एक्सक्रीशन है। पेड़ पौधों में आपने देखा होगा जब फल पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, जो पत्ते सूख जाते हैं किसी काम के नहीं होते वो नीचे गिर जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ ऑल द प्रोसीजर आर कॉल्ड द एक्सक्रीशन, जिसके बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है, आप लोग को ये स्टडी करना है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैव टू पार्टिसिपेट इन सम टाइप्स ऑफ द बेसिक फंक्शंस टू कंटिन्यू देयर एज ऑफ लाइफ। If a particular type of organism is just not going to participating in that type of the functioning, the organism will not contain sustain on the life। आपने एक और चीज पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी ऑल ही करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द कॉल्ड द कंपल्सरी लाइफ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा तब भी जिंदा रहेगा, नहीं करेगा तब भी जिंदा रहेगा। बट रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जनरेशन कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा।
उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हमें टुडे डिस्कस करना है लाइफ प्रोसेस के पार्ट के बारे में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सभी कंसेप्ट को। जैसे यहां पे दूसरा पीपीटी आपको दिखा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसको कुछ बेसिक कंसेप्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने एक सीड लगाया, सीड धीरे धीरे प्लांट के रूप में डेवलप होगा, वो पेड़ भी बन सकता है, पेड़ बनेगा तो खुद ही सीड देना चालू कर देगा। दूसरा एक ह्यूमन बीइंग है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब ये सारी एक्टिविटी होगी तो इनको खाना भी चाहिए, और खाना इंटेक करना, द मेथड ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज स्पेशली नोन एज द लाइफ प्रोसेस। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हो, कहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है? हु डिस्कवर्ड सेल? कब किया? सेल थ्योरी किसने बनाई? सिल्डियन, साइवन, विर्को। सेल थ्योरी क्या कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिसेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट यूनिसेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, 2 kg का अंडा। 10 आदमी बड़े आराम से आमलेट खा सकते हैं, लेकिन वो आमलेट इतना महंगा पड़ेगा कि हम खाएंगे नहीं। 2000 रुपीज का एक एग है, उससे प्रोटीन के टैबलेट बनते हैं, और जिसके बॉडी में प्रोटीन की शॉर्टेज होती है उन लोगों को दिया जाता है। मुझे नहीं पता, चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। पढ़ा के ही भेजेंगे 8:30 बजे, पहले मैडम पढ़ाएंगी, उसके बाद मेरी क्लास साइंस की लगेगी, ठीक है? जाने नहीं दूंगा, ये वर्ड लिख लो। मजे कर रहे हैं, पेपर इनके हैं, दुख हमें दिया है, पता नहीं क्या करें। तो इसे सेल्स कहते हैं, और सेल्स क्या होता है? डेवलप कर जाएगा तो क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसका पार्टिकुलर फंक्शन होता है, उसे क्या बोलोगे आप लोग? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन। जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, ठीक है? उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमिलिया किंगडम हो, चाहे वो प्लांटी किंगडम। तो जब छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो ईच एंड एवरी यूनिट हैव टू पार्टिसिपेट इन सम बेसिक टाइप ऑफ द फंक्शनिंग, और उसे ही लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है बायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है? तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि लाइफ प्रोसेस आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। मैंने ऐसे किया, कितने सेल छोड़े इसके ऊपर? लाखों। तो लाखों सेल बनने चाहिए ना। जब हॉस्पिटल में किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो उसको डेंगू हो गया, तो हम जाते हैं, देखते हैं जब प्लेटलेट्स 20,000 हो गया, शॉर्टेज ऑफ माइंड, टेंशन में आ गए, बचेगा कि नहीं बचेगा, कीवी खिलाना चालू, ये खिलाना चालू, वो करना चालू, सुबह हो गया 1 लाख। कैसे हुआ? मल्टीपल डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का मल्टीपल डिवीजन बॉडी के अंदर होते रहता है। तो सेल्स का मल्टीपल डिवीजन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, तो लाइफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो सेल का डिवीजन कैसे होगा? आप लोगों को 5 दिन यहीं रखा जाए बिना खाना पीना का, तो आप अपने घर भी नहीं पहुंच सकते, और आजकल वाले तो और नहीं पहुंच सकते, दे आर चाउमीन, ठीक है? जान ही नहीं है, ठीक है? हम लोग के पीरियड में होता था 7 बजे तक तो घर का काम करो, 7 बजे से स्कूल जाओ भी नदी पार करके, ठीक है? और उसके बाद वहां पढ़ के आओ, पढ़ के आने के बाद 4 बजे के बाद बाबूजी कहते थे तेरा थोड़ा भैंसिया बांध दो। अब हमें पढ़ने का टाइम पता है कब मिलता था? 3 बजे से लेके 5 बजे सुबह, और रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक। हमारी मजबूरी थी। आज अगर हम आप लोगों को बोले कि 3 बजे सुबह उठ के पढ़िए, तो तुम ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है? नाउ तो दूसरा चीज है, फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड, इधर ध्यान रखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो बॉडी सस्टेन नहीं करेगा, एंड दिस एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड फूड। इसे क्या कहेंगे? फूड। कहां से मिलेगा एनर्जी? हमें खाना से ही तो मिलेगा। हम कोई लाइन थोड़े ना, शेर थोड़े ना जाके अटैक करेंगे, हिरण को सीधे चबा जाएंगे। वो भी एनर्जी ले रहा, वो क्या है? कार्निवोरस है। उसका नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड वही है। हमारा नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड चेंज हो गया। पहले हम टोटली हार्बीवोरस थे, फिर जंगल में खाना बदोश लाइफ जीने लगे, पत्ते बांध बांध के घुमा करते थे, ठीक है? और उसके बाद हमने जानवरों को खाना चालू कर दिया, हो गए हम ओमनीवोरस, ठीक है?
तो हमारा इंटेक ऑफ फूड अलग होता है और उसी के अनुसार इंटेस्टाइन डेवलप होता है। ध्यान रखिए, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस का इंटेस्टाइन अलग अलग होता है। ठीक है, सिंस द लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द फूड रिसोर्स आर कार्बन बेस्ड। अब एक चीज देखिए, आपके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट? 118। कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके 50 लाख कंपाउंड है और जितनी भी चीजें खाते हैं उसमें कार्बन होता है। तो लाइफ टोटली क्या है? कार्बन बेस्ड है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। जितनी भी चीजें खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एनी टाइप ऑफ थिंग यू आर जस्ट गोइंग टू टेकिंग इट, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन बेस्ड लाइफ होता है और जो इंटेक ऑफ मेथड ऑफ फूड होता है उसे इज स्पेशली हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी खाना खाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, देखिए हमारे पास क्या है कि जब हम किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं तो वी रिक्वायर एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द फूड मटेरियल दैट वी ईट। हमेशा ध्यान रखिए, यू आर इन द एज ऑफ एडोलेंसेस, टीन एज में हो आप लोग, और टीन एज में फूड क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन। खाते क्या हो? चाउमीन, कुछ भी नहीं है इसमें। बर्गर, कुछ भी नहीं। पिज्जा, पिज्जा का तो डेवलपमेंट इंग्लैंड वालों ने किया था, उसके पीछे कारण था, क्या लॉजिक था? इंग्लैंड में सड़ जाता था अनाज, तो सड़ी हुई अनाज से बनाया जाता था उसको प्रोसेस करने के लिए, और हम गधे सड़ा के बनाते हैं। कंसेप्ट चेंज करो। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मान लो हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इधर ध्यान दो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन नहीं होगा। फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में नहीं बनेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होते हैं और इन टॉक्सिक मटेरियल को प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से बॉडी के बाहर रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से बॉडी के बाहर इसे रिलीज नहीं करते हो, इट मे बी ए मेजर प्रॉब्लम टू यू। आपके लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब बुढ़े हो गए बेचारे, हमें भी होना है, ठीक है, यूरिन की थैली लटका के चलते हैं ना, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्कार्ड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बॉडी टॉक्सिक अगर हो जाएगा तो बॉडी का सस्टेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। बंद कर दो मोबाइल को, उठाइए मत, बजने दे। अब बताइए ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं तो उनका इंटेक ऑफ मेथड ऑफ फूड भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, बच्चू सा तो खुद ही है, तो उसका इंटेक मेथड इतना बड़ा होगा नहीं ना। तो क्या करता है? अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सीम्स दैट देयर इज सम फूड पार्टिकल, इट स्प्लिट्स देयर pseudopodia and captures the food material into food vacuole and start digestion. When the digestion is just going to completed, the discarded material will be thrown out by the walls of the amoeba. That is the procedure. हमारा क्या है? पहले राशन लेने जाएंगे, लेके आएंगे, मम्मी को तंग करेंगे कि आज ये नहीं खाना, आज ये वाला खाना है। मम्मी बनाएगी बेचारी, बना के दे दिया, खाना मिल गया, भर पेट खा लिया, उसके बाद कहेंगे मम्मी खाना ठीक नहीं था। हमें वो दिन पता है, मैं 5वीं क्लास में ही भाग गया था घर से, शहर में पढ़ने लगा था। वहीं मतलब एक रूम होता था, उसमें 5 लोग हम लोग रहते थे, उसी से पढ़ते थे और 5 आज बने हुए कुछ ना कुछ हैं। ठीक है, तो जब पहले दिन हमने रोटी बनाई, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा कितना बड़ा, हम लोग यहाँ 6 साल में पहली क्लास में एडमिशन होता, तो 6 5 11 लगा लो, 11 साल। पहली बार रोटी बनाई तो भारत का नक्शा बना था और बड़े आराम से हमने खाया था। तब उस दिन दिमाग खुला कि भाई जो मिलता है ना उसे आराम से खा लो, क्योंकि जब अपने से बनाना होता है ना तो जापान का बनेगा नक्शा या भारत का वो पता नहीं, और खाना पड़ेगा। और घर में थोड़ी सी रोटी जल जाती थी तो हम नखड़े करते थे कि नहीं खाना है, जली हुई रोटी है। पॉइंट ऑफ टाइम को हमेशा याद रखिए। आप लोगों की जिंदगी में भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हर एक बड़े आदमी का पॉइंट ऑफ टाइम होता है।
एससी वर्मा फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टीचर बिहार का, पॉइंट ऑफ टाइम क्या था? ठेकुआ, वो भी किसमें? जार में रखा हुआ। देखो कैसा पॉइंट आता है। मदर ने बोला ये चैप्टर, मदर अनपढ़, उसने बोला ये चैप्टर पढ़ के मुझे सुनाएगा तो ठेकुआ मिलेगा। वहां से उन्होंने लाइफ स्टार्ट करी और आज ही जब प्रोफेसर ऑफ एससी वर्मा पढ़ना, आप लोग जब साइंस पढ़ोगे तो मिलेगा, कॉन्सेप्ट लिखा आईआईटी जेई के लिए और अभी उन्हें वो भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इस तरीके से डेट म्यूजिकल होता है। एससी वर्मा ठेकुआ, गांव में ठेकुआ होता है। ठेकुआ जानते हो क्या होता है? गेहूं का आटा जो होता है ना, उससे क्या किया जाता है, एक मीठा सब्सटेंस बनाया जाता है ठेकुआ, उसको तल दिया जाता है तेल के अंदर, वो मीठा वाला होता है, मिठास लगता है, उसे ठेकुआ बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो इंसान को क्या करते हैं, कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अब यहां देखिए, यूनिसेलुलर एक सेल से यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर कितने सेल से बना हुआ है? एक से अधिक सेल से बना हुआ है। यूनिसेलुलर को एक ही सेल से सारा काम करना है, खाना भी खाना है, रेस्पायर भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, एक्सक्रीट भी करना है। बेचारे को कितना टेंशन है। हम लोग के पास डेवलप्ड ऑर्गन है, खाना मुंह से खाएंगे, स्वीट पसीना स्वीटली ग्लैंड से निकलेगा, आंखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे। काश आंख कह दे नहीं भाई, नाक भाई सब कर ले मेरा काम, आज कर लेगा। डिवीजन ऑफ वर्क, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ वर्क होता है, और जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो इज स्पेशली कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला है हमारे पास न्यूट्रिशन। इधर ध्यान दो, नंबर कम आ गए ना साइंस में तो बताऊंगा, पेपर हो गए तो क्या हुआ, नंबर तो आज नहीं कल आएगा ही, और आएगा तो मजा आएगा मारने में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? द मेथड ऑफ इंटेक ऑफ फूड बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। बॉडी क्या करता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट करता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट करेगा, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाएगा। क्योंकि हम ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, हम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, हम सिंथेसिस ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन सब चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। मेथड ऑफ इंटेक ऑफ मेथड अलग है। क्या हम अमीबा जैसा खाना पकड़ सकते हैं? नकली पैर है हमारे पास? नहीं ना। क्या अमीबा हमारे जैसा बन सकता है? आंसर आता नहीं। क्या कुत्ता जैसा खाना खाता हम खा सकते हैं? बहुत सारे लोग खाते हैं ना, तो कहते कुत्ता जैसा खा रहा। इसका मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है हर एक ऑर्गेनिज्म का कि इंटेक ऑफ फूड किस तरीके से होगा। गाय अपने तरीके से खाना खाती है। अच्छा, गाय और भैंस में क्या अंतर है? भाई साहब इतना इंटेलिजेंट मत बनो। क्या? नहीं, वो करना ही नहीं मुझे। वो किस लिए करना है? एक्सपेरिमेंट थोड़े ना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? गाय और भैंस में क्या अंतर है? गाय दूध देती है, फीमेल, और भैंस फीमेल नहीं है। फीमेल होती है भैंस, फीमेल होती है, फीमेल तो होती है। उस पे कोई नंबर है या कुछ लिख के आ रहा? नंबर एक लिख के आ रहा है? हरविंदर सिंह, एक मिनट। उनका नंबर है क्या? अरविंदर सर गए ना, उनका नंबर है अरविंदर सर का। एक बार कॉल कीजिए कि मेरा मोबाइल ना लाइव ऑनलाइन जा रहा है, उसे कॉल आ रहा, बार बार पूछिए क्या कैसे। हाँ जी, क्या डिफरेंस है बताएंगे? पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। देखो, कलर का डिफरेंस नहीं है, ब्रेन का डिफरेंस है। काउ इज एन इंटेलिजेंट एनिमल एंड भैंस इज नॉट एन इंटेलिजेंट एनिमल। कहते ना, भैंस के आगे बीन बजाओ
और भैंस चली पगुराए। पगुराए जानते हो क्या होता है? वो मुंह चलाती है ना, जुगाली जो करती है, चिविंग, ठीक है, उसे बोलते हैं। भैंस क्या के बीन बजाओ, उसको क्या अंतर पड़ना? तो बजा रहा होगा हमें। गाय को बस बुलाओ तुरंत आ जाएगी। इंटेलिजेंट एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, इंटेलिजेंट बनोगे, और बेवकूफ का करोगे तो बेवकूफ बनोगे। दिल्ली में बेवकूफ का आता है भैंस का दूध, ठीक है, इसलिए ज्यादातर क्या होता है, दिमाग हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। वैसे गाय का दूध बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर बच्चे लगातार 10 साल भी पी ले, ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। और गाय से भी अच्छा है बकरी का, अगर मिल जाए तो नाउ, क्योंकि इम्यूनिटी उसमें ज्यादा होती है। इधर देखते हैं एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स सबको चाहिए। एनर्जी की कॉम्प्लिटेंसी को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में वर्क करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांटी किंगडम है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा, इनटेक ऑफ फूड कर रहा है। दैट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इन प्लांटी किंगडम आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आ गया अमीबा। इसने क्या किया? पिसूडोपोडिया, नकली पैर। यहां पे अलग है, ये हिरण है, ये खाना खा रही है। ये डेड डिकेइंग मटेरियल से मशरूम अपना खाना ले रहा है। और ये हमारे दुश्मन है, मच्छर है, कुछ और है, ये बेडबग है। बेडबग, आप लोगों ने बेडबग सुना है? लकड़ी में होता है और ये खून चूसता है हमारा। तो ये क्या हमारा रिश्तेदार है? हैं? खटमल, हाँ खटमल बोलते हैं। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हम्म हम्म, ओके ओके। ओके, मैथ्स का है तो मैथ्स का है तो हमें तो आप 7,000 या 6,000 दिलवा देना, बाकी ऊपर का जो होगा वो ले लेना आप। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ देख लेते, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ फिर कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं एक बार क्लास लेके ना फिर बात करके फिर आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में दे दें, दिन में, इवनिंग में दे दें? अच्छा आफ्टर, अच्छा ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है ठीक। एक चमन सर से बात करनी है, और कल 6 से 8 के बीच में कोई टाइमिंग है उनके पास तो पूछ लीजिए, या आज होगा तो आज भी बुला सकते हैं। चमन सर से बात कर लीजिए कि एक बच्चे को ट्रायल देना है, और अरविंदर सर से बात कर लें। हाँ तो मैं फिर उनको ये मैसेज देने के लिए ये कह देने कि वापस नहीं बात करें। हाँ, वो बोल दीजिए कि आप अर्जेंट बेसिस पे एक बार बात कर लीजिए कुछ केस से। हाँ जी, हो गया। अब आते हैं अगले कंसेप्ट में, ठीक है, एनर्जी सोर्स।
आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड, अब सबको चाहिए। ये है बेड बग, हमारे से खून लेता है, खून चूसता है, इसको भी एनर्जी चाहिए। ये ब्रेड माउल्ड है, अब ये देख रहे हो एक जो कार्निवोरस एनिमल है, लियोपार्ड है, वो क्या कर रहा है, हिरण का शिकार कर रहा है, सबको खाना चाहिए। और इनटेक ऑफ मेथड ऑफ फूड डिफरेंट हो जाता है, बट उसका जो मकसद होगा सबका सेम ही होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इज स्पेशली आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी प्लांटी किंगडम जिसके ग्रीन लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस प्रोसीजर से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट इज ए ग्रीन पिगमेंट, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटा होता है, ओपनिंग गार्ड्स होते हैं, जिसे हम सेल गार्ड के नाम से भी जानते हैं या गार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं, जो ओपन होते हैं जब उनको एक्सचेंज करना होता है गैसेस, तभी ओपन होते हैं, उससे पहले ओपन नहीं होते हैं। इसे आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि सनलाइट सबसे पहले क्या करेगा, पत्तों पे पड़ेगा, वाटर ले लिया रूट के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल जाता है एटमॉस्फेयर से। इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, एनर्जी डेवलप करेगा, यानी ये क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बना रहा है, और सोलर एनर्जी इज जस्ट गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो नाइट में करते हैं, इवनिंग में, जैसे अभी जो टाइम है इस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द ऑब्सेंस और डीम लाइट, क्योंकि ज्यादा अगर होगा तो ट्रांसपेरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेशन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हमें डिस्कस करना होता है हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस धरती पे ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हेट्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इधर ध्यान दीजिए। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन बीइंग भी हैं और अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन न्यूट्रिशनल प्रोसेस, बट द न्यूट्रिशनल प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम डिस्कस करें अमीबा में, ये आता है कई बार, जब भी आए आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सीम्स दैट देयर इज सम फूड पार्टिकल, it splits their pseudopodia and captures the food material into food vacuole, start digestion, and in the digestion process some types of the discarded material will be released from the walls of amoeba। डायग्राम बना दीजिए, 3 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है।
डायग्राम चाइनीज नहीं होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग कैसे खाना खाते हैं भाई, आप बताओ, खाना कैसे खाते हैं? कभी टीवी देखते देखते कान में खाना डाला है? नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ले आओ बता देता हूँ, ले आओ। लैब खुली है? लैब खुला हुआ है? हाँ खुला होगा, क्योंकि मैंने किसी क्लास का कराया था प्रैक्टिकल, अभी खुला होगा। देखो, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या न्यूट्रिशनल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फूड इनटेक करेंगे अपने वोकल कैविटी, माउथ में। माउथ के अंदर टीथ भी है, टंग भी है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी है जो सलाइवा रिलीज करती है। एक का काम है चिढ़ना, एक का काम है फाड़ना, एक का काम है घिसना, एक का काम है रगड़ना। स्लरी बन गया, वो स्लरी बन गया तो इसके अंदर एक ऑसेफेगस होता है, फूड पाइप। वो फूड पाइप जाएगा किसको? स्टमक को। स्टमक इज व्हाट? दैट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट जो है स्टमक को दिखाया गया है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन को दिखाया गया। स्टमक से रिलीज होता है HCl। HCl एक क्या है? एसिड है। लेकिन ये एसिड हमारे स्किन को नहीं मार रहा, क्योंकि उसके अंदर एक कवरिंग होती है जिसे म्यूकस की कवरिंग कहते हैं, ठीक है, जो चिपचिपा होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। वो हमारे दैट मीन्स कॉल्ड स्टमक को बचाता है। अब खाना जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो लगभग 5.5 मीटर का होता है। उसके अंदर होती है विलाई। विलाई क्या करती है? एनर्जी को सक करके भेजती है ब्लड स्ट्रीम को, और ब्लड थ्रू आउट द बॉडी चला जाता है, जिससे एनर्जी ट्रांसमिट हो जाता है। अब जाएगा रेसिड्यू मटेरियल किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर के आसपास होता है। और ये लार्ज जस्ट डाले उठा के रख दो, बस हो गया, उठा लिया, तीसरे ब्रांच से उठा लिया होगा किसी ने। नाउ तो इसे ही स्पेशली बोला जाता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का होता है। और इज स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उसके अंदर भी विलाई होती है, जो रेसिड्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको दैट मींस वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसे इज स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। और इस तरीके से इंसान के अंदर, मानव के अंदर न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है। जैसे ये वोकल कैविटी, यहां जाओगे तो ऑसेफेगस, ऑसेफेगस से इंटेस्टाइन, स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और रेसिड्यू मटेरियल शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द एनस, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और हमारा जो मेथड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मूड? होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? इसमें इजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंजेशन होता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। लंबी प्रोसीजर से ये नहीं कि अभी रोटी खाया तुरंत एनर्जी मिल गई, इतना फास्ट एनर्जी नहीं मिलता है। अब फूड के डाइजेशन की बात करें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और फूड का डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग काफी कॉम्प्लेक्स वे से होता है, क्योंकि वी आर द होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल होते हैं, और इस तरीके से बॉडी के अंदर इस तरीके का प्रोसीजर चलता है। अब आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वी डिवाइड और ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। ग्लूकोज खाया हमने, फ्रक्टोज खाया हमने, माल्टोज हमने खाया, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर यूनिट में बनाना है।
इस केस को ही स्पेशली हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम लंग्स कहते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजनेटेड सिस्टम को लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड कर को उसे थ्रू आउट द बॉडी बाहर निकाल देते हैं। इसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन, इस तरीके से वर्क करता है एंड दैट इज ए प्रोसेस कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है रेदर देन द अदर ऑर्गेनिज्म। और रेस्पिरेटरी प्रोसेस को अगर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है तो इन सब चीजों को नहीं करना है। बट आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं एंड स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उस पे लिखा हुआ है तंबाकू खाने से कैंसर होता है और हम पैसा देके कैंसर खरीदते हैं, है कि नहीं है? जो खरीदते हैं भाई, खरीदते हैं ना, लिखा हुआ है, मुंह भी बना रखा है फटा हुआ सड़ा हुआ, उसके बाद भी खरीद के खाएंगे। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। खैनी खाने के 2 फायदे पता है? किसी भी अल्कोहलिक पर्सन सिगरेट वाला खैनी वाले से पूछोगे कि इसके क्या फायदे, फटाफट गिना देगा 4-5 फायदे। खैनी खाने वाला दिखाएगा, कुनाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। सच में नहीं होगी, क्योंकि खैनी जब खाता है तो चूना रगड़ता है, वो बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, रियली नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। वो खैनी खाती है, कुछ स्लीप टीचर खाते हैं, मैंने भी देखा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ये होता है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना वो काफी अच्छा होगा। ये 3 फायदे हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट नुकसान भी बहुत सारे। दांत सबसे पहले सड़ा हुआ दिखाई देगा, दूर से ही दिखाई दे देगा कि खैनी खाता है, ठीक है। उसके बाद भी खाएगा, ये चीज है। तो ये सब चीजें नहीं करना, क्योंकि एक चीज और समझना, जो सिगरेट पीता है उसका लंग्स उतना डैमेज नहीं होगा जितना पास में बैठे वाला आदमी को होगा। एक्चुअली टार जम जाता है और टार इतना ज्यादा होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो उसने लिया, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाया, और प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल नहीं होगा, बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। फिर भी लोग पीते हैं, उनको पता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है और हम ना पिए, उसके बाद भी वो पीते हैं और खरीद खरीद के पीते हैं। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन। अब इधर देखिए, खाना हमने खाया, हमने ब्रेक डाउन कर दिया, एनर्जी बन गई। अब खाली एनर्जी मुंह को मिलेगा, पूरे बॉडी को चाहिए ना, क्योंकि सबने मिलके काम किया है। और जब सब मिलके टीम की तरह काम कर रहे हो तो टीम की तरह खाना भी तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़े ना है कि मतलब एक ही पार्ट को दे दो बाकी को मत दो। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो भी एनर्जी बनी वो ब्लड को गई, और ब्लड ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम का एक बहुत अच्छा पार्ट है। ये थ्रू आउट द बॉडी गया, और थ्रू आउट द बॉडी में जितने भी सेल्स है सबको एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिल गई। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द ऑर्गन, 3 टाइप्स ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड ब्लड। कितना ब्लड है हमारे अंदर? 4.5 लीटर इन फीमेल और 5.5 लीटर इन मेल। अब पता लगा महिलाओं का ब्लड प्रेशर हाई क्यों नहीं होता? कहां होता है? रेयर केस, 100 में से 1। खून ही नहीं है तो हाई कहां से होगा? हमारे अंदर, मेल के अंदर क्या होता है, 5.5 लीटर खून। अब किसी मेल को रिसेप्शनिस्ट बना दो, अब कोई आया खूब, दिमाग उसका वैसे ही गर्म है और सामने वाला भी गर्म, तो क्या होगा? लोहा लोहा को काट देगा। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट हमेशा क्या होता है, वुमेन को रखा जाता है। ठीक है सर, बैठिए, पानी पीजिए, 5 मिनट में उसका ब्लड प्रेशर हाई से लो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के लिए अब होता क्या है, ब्लड तो हो गया, अब ब्लड को नूक एंड श्रूक तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसे ह्यूमन ब्रेन कहते हैं,
और ह्यूमन ब्रेन सीपीयू जैसा है। सीपीयू में देखा होगा बहुत सारी छोटी 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 नसें यानी तार है, उसी तरीके से इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नसें हैं और उन सबके पास भी खाना जाना है, उन नसों से फ्लो करता है क्योंकि आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती है, फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने के लिए पंप चाहिए ना हमें। तो बॉडी के अंदर एक मस्कुलर पंप है जो वेल डेवलप्ड है, उसे बोलते हैं हार्ट। हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ब्लड वेसल से चला गया थ्रू आउट द बॉडी, एनर्जी सबको मिल गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होती है और उस वेस्कुलर टिश्यू को बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल को। और फ्लोएम क्या करेगा? जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है थ्रू आउट द बॉडी क्या करेगा? उसको सेंड करेगा। दैट इज द मेथड। और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और आपके पास ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या है? क्या करना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसके अंदर एनर्जी है। डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, प्लेटलेट्स क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम होगा उसका एक्सीडेंट होने के बाद मरना हो जाता है, जिसके पास ज्यादा हो जाता है एक्सीडेंट हो जाएगा, क्लोट होकर के बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, डॉक्टर देख लेगा। ठीक है। और प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड को थिकर और थीनर करता है। ठीक है। इस तरीके से बॉडी जो होता है वो फंक्शन करता है। ब्लड सेल्स इस तरीके से काम करते हैं। मेन के अंदर जो होता है 40 to 17 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है और वुमेन के अंदर 12 से 15, यहां भी कम है इनका। चिल्ड्रेन में 11 से 16। तो डेट इंडिकेट्स हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रेड कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन का अपना एक कंसेंट्रेशन होता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बोला जाता है कि आयरन वाली चीजें खाओ। एक बच्चे को बोला गया आयरन वाली चीजें खाओ, रॉड निकाल के खाना चालू। ऐसा हो सकता है? आयरन हम जो मटेरियल खाते हैं उसमें भी मिलता है। हाँ, आयरन का बुरादा खरीद के मत खाने लगना। ठीक है। आयरन की गोलियां भी मिलती है, जो भी हम खाते हैं, जैसे पालक हो गया उसमें आयरन है, उस गाजर होता है उसमें भी आयरन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये आयरन होता है जो एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है, एक मस्कुलर पंप है और ये मस्कुलर पंप प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ मस्कुलर पंप, दैट इज कॉल्ड हार्ट। ठीक है। इसे हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो चीजें हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड सिस्टम। एक क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जाता है और दूसरी बार क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम जो होता है वो बाहर निकल करके आता है। इसे पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एंड दैट पंपिंग ऑर्गन इज स्पेशली नोन एज द हार्ट। हार्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड। अब इसके अंदर क्या होता है? वेसल्स होती है। वेसल्स के थ्रू क्या होता है? ये फंक्शन करता है। इसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एक मिनट इधर हो जाओ। हेलो हेलो। हाँ है, इसलिए क्यों फोन कर रहे हो बार बार? किस लिए फोन किया था? अब देखिए आपके पास क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। यानी रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? 80 mm से 120 mm ऑफ Hg, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर रेंज। हाई बीपी होगा, हाइपरटेंशन, लो हो जाएगा, लोअर टेंशन, इन दोनों से ही प्रॉब्लम होता है।
इसलिए कहा जाता है ब्लड प्रेशर का अपना एक रेंज होता है और उसी रेंज पे ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ब्लड का फंक्शनिंग होना चाहिए। अगर ब्लड का फंक्शनिंग उस रेंज पे नहीं होता है तो देयर में बी प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। सिमिलरली प्लांटी किंगडम के अंदर इस तरीके का सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसके अंदर 2 किडनी होती है, एक यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है।